दी ही, लेकिन आम आदमी के दुख दर्द को भी उन्होंने समझा और कारोबारी हितों को किनारे रखकर उन्होंने क्रांतिकारी फैसले लिए। रतन टाटा ने हमेशा आसमान को मुट्ठी में कर लेने के सपने देखे, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पर रहे। रतन टाटा जैसे सच्चे देशभक्त सदियों में पैदा होते हैं, जो सोते जागते लोगों की भलाई और राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं। ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट शायद ही होते हैं जिसकी तरक्की से कोई जलता नहीं है। रतन टाटा अपनी तमाम यादों को छोड़कर ईश्वर के पास चले गए। उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी है जिससे पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। आज देश गमगीन है। ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम की ओर से देश के रतन को नमन। जी हाँ, रतन टाटा को याद कर देश की आंखें नम हैं, दिल दुखी है। सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की भरमार है। न सिर्फ देश बल्कि दुनिया की दिग्गज हस्तियां उस शख्सियत को याद कर इमोशनल हो रही हैं जिसकी सादगी बेमिसाल थी और कारोबार में जिसकी कामयाबी कमाल रही। देश के हितों को सबसे आगे रखकर भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने वाले भारत के नायाब रतन को सभी अपने तरीके से याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज ईटी नाउ स्वदेश भी उनकी ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानियों को, उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को आपके सामने रखेगा, जिन्हें शायद आप जानते हैं, शायद कुछ कहानियों से आप अनजान हैं। तो आज सबसे पहले हमारी ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। भारत के सच्चे रतन टाटा नहीं रहे। हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन शायद अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि ये सच है। रतन टाटा का इस दुनिया से जाना एक युग के बीतने जैसा है। रतन टाटा का इस दुनिया को अलविदा कहना एक विश्वास पर गहरी चोट के जैसा है। आज गांव हो या शहर, गरीब हो या अमीर, बड़े नेता हो या उद्योगपति, सभी गमगीन हैं। रतन टाटा के रूप में देश ने एक कोहिनूर जो खो दिया है। अपने 86 साल के जीवन में रतन टाटा ने दौलत के साथ जो इज्जत और शोहरत कमाई, ये शायद किसी साधारण इंसान के बूते की बात नहीं। शायद ही देश में कोई होगा जिनके जीवन से रतन टाटा नहीं जुड़े थे। नमक का रिश्ता तो कम से कम सभी का रहा होगा। टाटा ग्रुप की बागडोर उन्हें परिवार से विरासत में मिली थी, लेकिन अपनी सोच और लगन से उन्होंने इस ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 1991 में देश में आर्थिक उदारीकरण के दौर में उन्हें टाटा ग्रुप की कमान मिली। उसके बाद इतिहास बनते गए और रतन टाटा के मुकुट में एक से बढ़कर एक रतन जोड़ते गए। आज 150 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है। 9 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। 30 लिस्टेड कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 30 लाख करोड़ रुपए के ऊपर है। रतन टाटा की एक खास बात रही, इंडस्ट्री के गला काट प्रतिस्पर्धा में उन्होंने मुनाफे के लिए कभी आदर्शों से समझौता नहीं किया। सामाजिक सरोकारों को कारोबारी हितों से हमेशा ऊपर रखा। जितना इस देश और समाज से लिया, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने दिया। आज टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स पर जितना भरोसा है, उतना देश में शायद ही किसी और पर हो। देश में ट्रस्ट का पर्यायवाची बन गया था टाटा, और इसके पीछे थे हम सभी के अपने रतन। उनका जीवन हम सभी के लिए आदर्श है। उनके सिद्धांत हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। रतन टाटा अमर हैं। ऐसे लोग कभी नहीं मरते। रतन टाटा अपनी सोच, अपने व्यक्तित्व, अपने आदर्शों के जरिए हमारी यादों में जिंदा रहेंगे, युगों युगों के लिए, हमेशा के लिए। ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम की ओर से देश के अनमोल रतन टाटा को नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। सबसे बड़ा जोखिम होता है जोखिम ना उठाना। इसी फलसफे को मानने वाले रतन टाटा ने कई रिस्क भरे फैसले लिए और कारोबार की कड़ी चुनौतियों का सामना किया। शुरुआत में उन्होंने सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को जैसी कमजोर कंपनियों को
वापस जिंदा कर मुनाफे वाली कंपनियां बना दिया। शुरुआत में उनकी कारोबारी समझ पर प्रश्न चिन्ह भी उठा, लेकिन उन्होंने ब्रांड टाटा का लोहा मनवाया और पूरी दुनिया में उसका डंका बजवाया। साल 2000 में उन्होंने अपने से दुगने बड़े ब्रिटिश टेटली टी समूह का अधिग्रहण कर लोगों को चौंका दिया। आज टाटा की ग्लोबल बेवरेजेस दुनिया दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है। इसके बाद उन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी कोरस को खरीदा। 2008 में करीब $2.25 बिलियन में लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण करके उन्होंने सबको चौंका दिया। उसी साल उन्होंने 1 लाख रुपए में छोटी कार नैनो लॉन्च करके दिखाया कि मिडिल क्लास के ख्वाब भी उनकी आंखों में पलते हैं। 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप का जो मार्केट कैप था वो 17 गुना बढ़ा। ग्रुप की आय 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपए हो गई। टाटा ग्रुप को एकजुट करने और नए मौकों को पहचानने में रतन टाटा का बड़ा योगदान दिया। और जब मैं ये बातचीत आपको बता रहा हूं, जब ये इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, तो जैगुआर का नाम आपने इसमें सुना। कारों और ऑटो सेक्टर से खास लगाव रखने वाले रतन टाटा ने इस क्षेत्र में किस तरह से मुश्किलों को किनारा करते हुए कामयाबी की नई इबारत लिखी, जरा ये रिपोर्ट देखिए। धैर्य और मजबूती के साथ चुनौतियों का सामना करने से कामयाबी एक न एक दिन जरूर मिलती है। इस बात पे भरोसा करने वाले रतन टाटा ने इसे साबित भी किया। नैनो से पहले उन्होंने 1998 में टाटा मोटर्स की भारत में डिजाइन हुई पहली कार इंडिका को बाजार में उतारा। इसे कामयाबी नहीं मिली तो फोर्ड मोटर कंपनी को बेचने का फैसला किया, लेकिन डील में फोर्ड की टीम ने यह ताना मारा कि अगर वो उनकी इंडिका खरीदती है तो भारतीय कंपनी पर बहुत बड़ा एहसान करेगी। इस एक ताने से पूरी डील टूट गई, लेकिन 10 साल बाद हालात बदले और फोर्ड अपने बुरे दौर में पहुंच गई। कंपनी ने जैगुआर और लैंड रोवर बेचने का फैसला किया। रतन टाटा ने 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में इन दोनों ब्रांड का अधिग्रहण किया। इस पर एक्सपर्ट्स ने सवाल भी उठाए और कहा कि ये डील टाटा ग्रुप के लिए बोझ साबित होगी। लेकिन अब ये सौदा टाटा मोटर्स के लिए एक कामयाबी की कहानी बन चुका है। इसने कंपनी को ग्लोबल ऑटोमोबाइल बाजार में मजबूती दी है। वित्त वर्ष 2024 में जेएलआर ने 29 बिलियन पाउंड का अपना अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू हासिल किया। जी हाँ, रतन टाटा की कहानी लखटकिया कार नैनो के बगैर अधूरी है। उनकी जिंदगी का ऐसा ख्वाब जो मिडिल क्लास के करीब पहुंचा, मगर चुनौतियां कम नहीं थी। रतन टाटा ने एक बार मुंबई की तेज बारिश में एक परिवार को बाइक पर भीगते देखा। इस सीन ने रतन टाटा को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने देश की सबसे सस्ती कार बनाने की ठानी और यहीं से शुरुआत हुई टाटा की नैनो कार की। साल 2008 में रतन टाटा ने नैनो को पहली बार भारत में ऑटो एक्सपो में शोकेस किया। 2009 में नैनो लॉन्च की गई। लॉन्च के वक्त नैनो देश की सबसे सस्ती कार थी। जब टाटा की नैनो लॉन्च हुई तो इसे खरीदने के लिए लोग टूट पड़े। 1 लाख रुपए में आने वाली इस कार को लोग लखटकिया कार बोलने लगे थे। इस कार ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। नैनो इतनी मशहूर हुई कि इसके लिए वेटिंग चालू हो गई। नैनो का सफर इतना आसान भी नहीं रहा। प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही नैनो को लेकर देश में राजनीति शुरू हो गई। पहले पश्चिम बंगाल के सिंगूर में नैनो का प्लांट लगना था, लेकिन प्लांट के खिलाफ आंदोलन शुरू होने के बाद सिंगूर से उसे गुजरात के साणंद में शिफ्ट करना पड़ा। जिस उत्साह से नैनो आई, मार्केट में वो उत्साह ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। समय के साथ कीमतें बढ़ने से नैनो लखटकिया नहीं रह गई। कीमत बढ़ने का असर नैनो की बिक्री पर पड़ा। हालात ऐसे बने कि साल 2019 में फरवरी महीने में टाटा नैनो कार की सिर्फ 1 यूनिट की बिक्री हुई। टाटा की नैनो पर BS4 मानक लागू होने का भी असर पड़ा। यही वजह रही कि टाटा ने लॉन्च के 10 साल में ही नैनो का प्रोडक्शन बंद करने का फैसला लिया। चलिए एक और मुकाम की बात करते हैं। एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में वापसी हो, स्टार्टअप में एक नए आइडिया में भरोसा और उन्हें यूनिकॉर्न बनने का रास्ता देना, या फिर हम बात करें TCS का नया कीर्तिमान बनाना, ये सब रतन टाटा की उपलब्धियों में शुमार रहे।
एयर इंडिया की शुरुआत साल 1932 में हुई। एयर इंडिया की नींव जे.आर.डी. टाटा ने रखी। शुरुआती नाम टाटा एयरलाइंस था। 1932 में टाटा एयरलाइंस की पहली उड़ान भरी, जिसमें कराची से बॉम्बे के बीच डाक ढुलाई की गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत में विमानन सेवाओं की मांग बढ़ी। फिर क्या था, 1946 में टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। आजादी के बाद सरकार ने एयरलाइंस को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देखा और 1953 में सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया। सरकार ने टाटा समूह से एयरलाइन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, लेकिन जे.आर.डी. टाटा को कंपनी का अध्यक्ष बने रहने की अनुमति दी गई। वो समय एयर इंडिया के लिए सुनहरा दौर था और एयरलाइन एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन के रूप में जानी जाती थी। 1990 के दशक के बाद से एयर इंडिया का डाउनफॉल शुरू हुआ। कंपनी को वित्तीय चुनौतियों और बेहतर मैनेजमेंट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2007 में एयर इंडिया का इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय किया गया, जो कि घरेलू उड़ानों का संचालन करती थी। हालांकि विलय भी सफल नहीं रहा और कंपनी का कर्ज बढ़ता गया। खराब प्रबंधन, बढ़ते कंपटीशन और आर्थिक दिक्कतों ने एयर इंडिया को गहरे वित्तीय संकट में डाल दिया। सरकार ने कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं रहे। सालों तक घाटे में चलने के बाद सरकार ने एयर इंडिया को प्राइवेट हाथों में देने का फैसला लिया। 2020 में सरकार ने एयर इंडिया के 100% हिस्सेदारी को बेचने की घोषणा की और टेंडर प्रक्रिया शुरू की। कई प्रमुख कंपनियों ने रुचि दिखाई, लेकिन सबसे बड़ा दावेदार टाटा ग्रुप था। रतन टाटा का सपना था कि एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में वापसी हो। उस दौरान रतन टाटा चेयरमैन एमिरेट्स थे। उनके विजन और नए चेयरमैन की अगुवाई में टाटा सन्स ने एयर इंडिया की खरीद के लिए सबसे सफल बोली लगाई। टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। ये बोली टाटा के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि वो उसी एयरलाइन को वापस ले रहे थे जिसे उन्होंने करीब 90 साल पहले शुरू किया था। फिर 27 जनवरी 2022 एयर इंडिया का स्वामित्व आधिकारिक रूप से टाटा समूह को सौंपने के साथ रतन टाटा का ये भी सपना पूरा हो गया। टाटा सन्स ने न केवल एयर इंडिया बल्कि उसकी सहायक कंपनियां एयर इंडिया एक्सप्रेस और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS का भी अधिग्रहण किया। टाटा ग्रुप अब रतन टाटा के सपने एयर इंडिया को पटरी पर लाने और नई उड़ान भरने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब ग्रुप की योजना एयरलाइन की सेवाओं, मैनेजमेंट और ऑपरेशन को बेहतर बनाकर इसे फिर से एक ग्लोबल एयरलाइन बनाने की है। एयर इंडिया की टाटा समूह में वापसी न केवल एक कमर्शियल सौदा है, बल्कि एक ऐतिहासिक और भावनात्मक वापसी भी है, जहां एक भारतीय समूह ने अपनी जड़ों को फिर से हासिल किया और भारत की प्रमुख विमानन सेवा को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी ली। और इसका पूरा श्रेय श्री रतन टाटा जी को जाता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज किसी पहचान की मोहताज नहीं। मार्केट कैप के लिहाज से ये देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और इसे इस मुकाम पर पहुंचाने में रतन टाटा का बड़ा योगदान रहा। 2004 में उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की लिस्टिंग करवाई, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन TCS ने हमेशा टाटा समूह को अग्रणी रखा। इस कंपनी ने 2015 में टाटा समूह के प्रॉफिट में 60% से ज्यादा का योगदान दिया। IT सेक्टर में TCS एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत एक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर हुई थी। इसे टाटा ग्रुप की डेटा यूनिट के तौर पर जाना जाता था, लेकिन कंपनी को लेकर कई बदलाव हुए तो इसने इतिहास रचा। 60 के दशक में टाटा ग्रुप ने IT सर्विस की कंपनी पर काम करना शुरू किया। उस दौर में डेटा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई कंपनी नहीं थी। 1962 में IT सर्विस के लिए पहली टीम बनाई गई। इसकी शुरुआत में देखरेख का काम यश साहनी को दिया गया। कंपनी की शुरुआत 50 लाख रुपए के निवेश से हुई। TCS को टाटा सन्स की डेटा प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता था। कंपनी की पहली क्लाइंट थी स्टील कंपनी टिस्को, जो बाद में टाटा का हिस्सा बनी। 1966 में कंपनी का नाम टाटा सर्विसेज रखा गया। वैसे टाटा की IT सर्विस की आधिकारिक शुरुआत 1968 में हुई। आज TCS 15 तरह के इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रही है। वर्तमान में TCS का 115 देशों में विस्तार हो चुका है। दुनिया भर में TCS के 40 से ज्यादा रिसर्च सेंटर हैं। कंपनी में करीब 6 लाख कर्मचारी हैं।
कभी कोई सोच कितना बड़ा रूप ले लेती है। टीसीएस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो टाटा ग्रुप की कंपनियों में एक मिसाल है। रतन टाटा की कमी स्टार्टअप्स को भी सबसे ज्यादा खलने वाली है। रतन टाटा ने अब स्टॉक्स और कार देखो जैसे कई स्टार्टअप्स में शुरुआत में पैसा लगाया। रतन टाटा ने नए स्टार्टअप्स को तब सहारा दिया, उनकी सोच में तब निवेश किया जब कंपनियां अपने सेक्टर्स में लीडर्स नहीं थी। उस वक्त फंडिंग की चुनौतियां भी कम न थी। उन्होंने करीब 46 कंपनियों में बतौर एंजल इन्वेस्टर निवेश किया। इसमें से कई यूनिकॉर्न्स बन गए। 46 में से 38 कंपनियां तो भारत में ऑपरेट करती हैं। करीब 9 यूनिकॉर्न्स में निवेश से भरोसा बढ़ा तो भविष्य की सोच के साथ इलेक्ट्रा ईवी की बुनियाद रखी, जिसका वैल्यूएशन $182 मिलियन है। यही नहीं, रतन टाटा ने कुछ बेमिसाल स्टार्टअप्स में भरोसा दिखाया जो आज यूनिकॉर्न बन चुके हैं। इनमें शामिल हैं लेंसकार, अर्बन कंपनी, ओला, कार देखो, स्नैपडील, मोग्लिक्स, क्योरफिट, अपस्टॉक्स और पीटीएम मॉल जैसी कंपनियां। स्टार्टअप जगत के लिए रतन टाटा ने जो भी किया, उससे भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम को काफी मजबूती मिली। तो देखा, दिग्गज कंपनियां हों, उनके कीर्तिमान हो या नए आइडिया पे भरोसा, हर तरफ दखल रहा रतन टाटा का। लेकिन कोई व्यक्ति जब इतना कुछ हासिल कर ले, इतने मुकाम बना ले, इतनी उपलब्धियां हासिल कर ले, तो लगता है कि थोड़ा बहुत ही सही दिखावा तो होगा। मगर रतन टाटा की जिंदगी सादगी की एक मिसाल है। सादगी के साथ बिना शोर मचाए कामयाबी भरी जिंदगी कैसे जी जाती है, खुद को लो प्रोफाइल रखकर हायर एम्बिशन की तरफ कैसे बढ़ते हैं। रतन टाटा से बेहतर इसकी कोई नायाब मिसाल हो ही नहीं सकती। टाटा सरनेम से जुड़े होने के बावजूद सादगी तो जैसे बचपन से ही उनके संस्कारों में शामिल थी। जब परिवार की रोल्स रॉयस कार उन्हें स्कूल छोड़ती थी तो वो असहज हो जाते थे। ये फितरत उस दौर में भी कायम रही जब वो टाटा सन्स के चीफ बने। वो JRD टाटा के कमरे में नहीं बैठे, उन्होंने अपने बैठने के लिए एक साधारण सा छोटा सा कमरा बनवाया। दिग्गज कंपनी के सर्वे सर्वा होने के बावजूद VIP कल्चर से दूर, ना तो कोई लाव लश्कर और ना ही बैग और फाइलें उठाने की कोई असिस्टेंट। कंपनी के बड़े अधिकारी हो या कोई जूनियर, सबके लिए व्यवहार का एक जैसा पैमाना, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। अगर वो जूनियर अफसर से बात कर रहे होते थे और उस दौरान कोई सीनियर अधिकारी आ जाते तो रतन टाटा उसे इंतजार करने के लिए कहते। JRD की तरह रतन टाटा भी वक्त के पाबंद थे। ठीक शाम 6:30 बजे अपना दफ्तर छोड़ देना और ऑफिस को घर तक ना ले जाना। वहीं वीकेंड में अलीबाग के अपने फार्म हाउस में वक्त बिताना, जहां उनके साथ होते थे सिर्फ उनके 2 प्यारे पेट, टीटो और टैंगो। रतन टाटा की सादगी की कहानी चौंकाती है, सबक देती है और विरोधियों को चुपचाप जवाब देते हुए अपना लक्ष्य हासिल करना सिखाती है। रतन टाटा एक लीडर के तौर पर जितने करिश्माई रहे, उतना ही सरल उनका जीवन भी रहा। कोई तड़क भड़क नहीं, बिजनेस बनाए और बढ़ाए, लेकिन मूल्यों से समझौता किए बिना। इतने बड़े कारोबारी साम्राज्य के वारिस होने के बावजूद ताउम्र शादी नहीं की। दिल के इतने मासूम कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी उन्होंने स्वीकार किया कि कई बार वो शादी करने के करीब आए, लेकिन हो नहीं पाया। रतन टाटा की शख्सियत आज मिसाल है। उनका जीवन हम सभी के लिए आदर्श है। उनके सिद्धांत हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। किसी भी फौलादी वक्त से परे दृढ़ता के साथ खड़ी इमारत के पीछे उसकी मजबूत बुनियाद का बड़ा हाथ होता है। तो चलिए जानते हैं कि रतन टाटा की बुनियाद कैसे पड़ी, पढ़ाई, परवरिश, आखिर क्या माहौल था। रतन टाटा की सादगी और जीवन के मूल्यों को तय करने में उनकी शिक्षा का बड़ा योगदान रहा। शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई। कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के
बिशप कॉटन में स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद रतन टाटा हायर स्टडी के लिए अमेरिका चले गए। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया और ब्रिटेन के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा करने के बाद वो 7 साल अमेरिका में रहे। लॉस एंजल्स में नौकरी की, लेकिन उन्हें अपनी दादी और जेआरडी के कहने पर भारत लौटना पड़ा। 1962 में रतन टाटा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। नीला ओवरऑल पहनकर अप्रेंटिसशिप से शुरुआत की और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बने। उनकी कड़ी मेहनत की चर्चा मुंबई तक पहुंची और जेआरडी टाटा ने उन्हें मुंबई बुला लिया। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 1 साल तक काम किया। जेआरडी ने उन्हें सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को को सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी। रतन टाटा की अगुवाई में 3 सालों के अंदर नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी नेल्को की कायापलट हो गई और वो मुनाफे में आ गई। साल 1981 में जेआरडी ने रतन को टाटा इंडस्ट्रीज का प्रमुख बनाया। बतौर चेयरमैन वो 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप की कमान संभालते रहे। तो ये जो पूरा सफर रहा है, खास तौर पे उनके शुरुआती दिन, हर तरफ शायद एक खासियत है, एक कहते हैं ना, आदमी की कंडीशनिंग कैसे वक्त के साथ होती है, उसकी मिसाल। पद्म विभूषण रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे, बल्कि वो परोपकार की भी एक मिसाल थे। कोरोना काल में रतन टाटा के बड़े दिल की दुनिया गवाह बनी। पद्म विभूषण रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति ही नहीं थे, वे बल्कि परोपकार की मिसाल भी थे। देश में शायद ही कोई और औद्योगिक घराना है जिसने समाज को इतना दिया है जितना टाटा ग्रुप ने दिया है। कोरोना का वो बुरा दौर शायद ही कोई भूल पाया हो। ऐसे मुश्किल समय में रतन टाटा और टाटा ग्रुप की दरियादिली भी याद करने लायक है। कोरोना के दौरान टाटा ग्रुप ने पहले सरकार को 500 करोड़ की रकम और बाद में 1000 करोड़ की और राशि देने का ऐलान किया। कोरोना में जब पूरी व्यवस्था चरमरा रही थी, उस संकट की घड़ी में टाटा ग्रुप अपने कर्मचारियों के साथ साथ पूरे देश के लिए भी खड़ा रहा। देश में जरूरी चीजें जैसे पीपीई किट्स, मास्क, दस्ताने, टेस्टिंग किट की भारी कमी हो गई थी। टाटा ग्रुप की कंपनियों ने अपनी विशेषज्ञता के आधार पर चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और घरेलू स्तर पर बड़ी मात्रा में चिकित्सा सामग्री खरीदने की योजना बनाई। कोविड के दौरान टाटा ग्रुप ने 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर और रेस्पिरेटर, 4 लाख पीपीई किट्स और 35 लाख मास्क और 3.5 लाख दस्ताने खरीदे। टाटा ग्रुप ने कोविड के दौरान अपने कर्मचारियों का भी जमकर साथ दिया। टाटा स्टील ने कोविड से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को रिटायरमेंट की उम्र यानी 60 साल तक की उम्र तक पूरी सैलरी देने का ऐलान किया। इसके अलावा कंपनी ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर उनके बच्चों के भारत में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का भी ऐलान किया। तो ऐसे थे रतन टाटा और उनकी जिंदगी शायद हर फ्रंट पर एक प्रेरणा है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन से वो बड़े सम्मान, अवार्ड रहे जो रतन टाटा को हासिल हो। छोटे बड़े कारोबारियों से लेकर युवाओं तक के लिए आदर्श रतन टाटा ने कारोबार की दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किए। देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उदारीकरण के दौरान टाटा समूह को समय के हिसाब से ढालने में कामयाब रहे। यही वजह है कि उन्हें अपने जीवन काल में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस पर उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। रतन टाटा के सम्मानों की फहरिस्त काफी लंबी है। उन्हें एक्सीलेंट लीडरशिप क्वालिटी और समाज सेवा के लिए भारत के साथ साथ दुनिया भर के कई अन्य पुरस्कार और सम्मान मिले, जिसमें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान लीजियन ऑफ ऑनर, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर्स, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इटली, ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, ऑर्डनर ऑफ मेडिटेरेनियन अवार्ड, कॉर्नेली मेडल ऑफ फिलेंथ्रोपी और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है।
जी हाँ, और अब बात टाटा ट्रस्ट की। टाटा ट्रस्ट भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक है, जो टाटा ग्रुप की सामाजिक जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाता है। लेकिन अब टाटा ट्रस्ट चेयरमैन रतन टाटा के देहांत के बाद ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसे मिल सकती है, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। टाटा ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जमशेद जी टाटा और उनके सहयोगियों द्वारा समाज की भलाई के लिए की गई थी। आज टाटा ट्रस्ट का कई क्षेत्रों में काम है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ग्रामीण विकास, जल प्रबंधन, आर्ट और कल्चर। टाटा ट्रस्ट का भविष्य उनके बेहतरीन मूल्यों और कार्यों के विस्तार के साथ साथ देश के सामाजिक और आर्थिक विकास से गहराइयों से जुड़ा है। साथ ही टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनियों का नियंत्रण भी टाटा ट्रस्ट के पास है। सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी मिस्त्री ट्रस्ट के पास न सिर्फ टाटा ग्रुप के सामाजिक कामों का कंट्रोल है, बल्कि इन दोनों ट्रस्ट की टाटा सन्स में करीब 52% की हिस्सेदारी है। टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट की लीडरशिप टीम बिल्कुल अलग है। ऐसे में रतन टाटा के देहांत के बाद सवाल है कि कौन टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बन सकता है। ट्रस्ट की जिम्मेदारी अब किसे मिलेगी, इस पर भी नजर रहेगी। हालांकि एक बात जो सब चाहते हैं, एक बात जो सबके मन में है कि जो भी लेगेसी है वो इसी तरह से कायम रहे, इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और कारोबार हो या सामाजिक काम, इन सभी में एक महत्वपूर्ण मुकाम इस ग्रुप को मिलता रहे। और शायद यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी रतन टाटा जी को। तो कोशिश हमारी इस खास पेशकश के जरिए यही थी कि हम रतन टाटा के योगदान, उनके व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत को सलाम करें, प्रणाम करें और उनके तमाम योगदान के जरिए आज फिर इस भावुक मौके पर भी एक तरह की प्रेरणा पाएं, ताकि हमें आगे जीवन में ऊर्जा मिले और बेहतर बनने का मौका मिले। उम्मीद करते हैं कि आपको यह खास पेशकश पसंद आई हो। हमारी ओर से एक बार फिर रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि।